अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज 5 फरवरी है और 5 फरवरी को हर साल पाकिस्तान में यौम यकजहती कश्मीर के दिन के तौर पे मनाया जाता है और इसके ऊपर स्टेटमेंट्स भी आते हैं। हर हुकूमत जो भी होती है वो इसके ऊपर बयानात देती है। मौजूदा हुकूमत भी बयानात दे रही है। आर्मी चीफ का और बाकी लोगों का स्टेटमेंट भी आ जाएगा, अपोजिशन का भी बयान आ जाएगा। लेकिन क्या वाकई पाकिस्तान कश्मीरियों की आज़ादी में बिलीव करता है या कश्मीर का पाकिस्तान ने सौदा कर दिया? पाकिस्तान की जो भी अपोजिशन होती है वो ये कहती है कि कश्मीर का सौदा हो चुका है, और जो हुकूमत होती है वो कहते नहीं जी, कश्मीरियों के साथ हमारे दिल धड़कते हैं और कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। लेकिन ना तो अपोजिशन का ये काम है, ना ही हुकूमत का ये काम है। ये फैसला पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का है कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी। ये फैसला किसी सियासतदान ने नहीं किया और ना करना है, क्योंकि अमली तौर पर अगर हम देखें तो कश्मीर का सौदा हो चुका है। बात सख्त है, लेकिन जब सारे कहते हैं तो मैं भी कहता हूँ, और मेरे पास ये कहने के लिए इसकी वजूहात मौजूद है। यानी ये सियासतदानों का फैसला नहीं होता, सियासतदानों को सिर्फ आगाह किया जाता है। यानी जनरल बाजवा ने 2 मरतबा मेरी मौजूदगी में ये बातें की थी, और उसमें और भी बहुत सारे सहाफ़ी मौजूद थे जिनमें से बहुत सारों ने ये बातें बताई भी हैं और बहुत चीज़ें अब खुलकर सामने आ भी चुकी हैं। जनरल बाजवा ने जो बातें की उनमें वो भारत के साथ किसी भी तनाज़े में या किसी लड़ाई में जाना नहीं चाहते थे। उन्होंने उन दोनों मुलाकातों में लड़ाई से गुरेज करने और भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने पर जोर दिया था। जनरल बाजवा ने हमें ये कहा था कि हमें कश्मीर को साइड पर रख के या कश्मीर को भूल कर, ये उनके अल्फाज थे, हमें भारत के साथ बाकी जो मामलात हैं उनमें ताल्लुकात को बेहतर करना चाहिए। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा था जी, हमें उनके साथ तजारत करनी चाहिए, जो बाकी शोबे हैं उनमें उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए, ट्रेड के ऊपर बात करनी चाहिए, रूट्स के ऊपर बात करनी चाहिए, बाकी और बहुत सारे इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ को डिस्कस करना चाहिए। सिर्फ जो है ना वो फोकस हमें इस पर नहीं करना चाहिए कि कश्मीर जो है उसको आज़ाद किया जाए, इस इशू को छोड़ दिया जाए। ये जनरल बाजवा की ख्वाहिश थी और यही ख्वाहिश जो है ये भारत की भी थी। फिर जनरल बाजवा ने यह भी कहा शाह महमूद कुरैशी साहब को और इमरान खान साहब को कि जनाब, नरेंद्र मोदी को अगर ले आएंगे तो क्या आप उनका इस्तकबाल करेंगे? यानी जनरल बाजवा ये भी तय कर चुके थे अपने तौर पे कि नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान लाएंगे। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक बालाकोट अटैक भी किया था और भारत का जो है वो एक और अमल था जिसमें उन्होंने कश्मीरियों से उनकी खसूसी हैसियत छीन ली थी, जिसके बाद इमरान खान साहब ने भारत के ऊपर एक बाइकआउट मुहिम चलाई हुई थी। तो हुकूमत का फैसला कुछ और था, एस्टेब्लिशमेंट का कुछ और था, लेकिन हो वही रहा था जो एस्टेब्लिशमेंट चाह रही थी। तो जनरल बाजवा भारत के साथ लड़ने के लिए जो है वो तैयार नहीं थे और ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का फैसला था। इसमें जो हामिद मीर साहब है और नसीम जहरा साहबा है, इन्होंने क्लेम किया, मेरे साथ जो मुलाकात हुई थी जनरल बाजवा की, बाकी सारे सहाफ़ी थे तो उसमें तो वो बात नहीं हुई, लेकिन क्योंकि इनकी अलग भी मुलाकातें होती रही है तो इन्होंने क्लेम किया कि लड़ने की कैपेसिटी के ऊपर बात की कि जनरल बाजवा शायद ये कहते थे कि हमारी लड़ने की वो कैपेसिटी नहीं है भारत के साथ। तो देखिए, इकोनॉमी के ऊपर नज़र डालें तो जब भी आपको लड़ना होता है तो आपके पास पैसे होंगे तो आप लड़ेंगे ना। लड़ेंगे तो आपको फ्यूल चाहिए बहुत बड़ी मिकदार में जिससे आप अपनी सारी मशीनरी को चलाएंगे। लड़ेंगे तो आपको बहुत सारा पैसा चाहिए जिससे आप दुनिया से चीज़ें और हथियार खरीदेंगे। अगर आपने लंबी लड़ाई लड़नी है तो आज यूक्रेन लड़ाई क्यों लड़ पा रहा है? अमेरिका ने और यूरोप ने उसको अंधाधुंध हथियार दिए हैं, इतने पैसे के हथियार दिए हैं कि रूस को मुसीबत पड़ गई कि इतना हथियार इनके पास आ कहां से गया। तो किसी को अगर लड़ाना हो या लड़ना हो तो बहुत पैसा चाहिए होता है। पाकिस्तान की और इंडिया की लड़ाई में पाकिस्तान के ऊपर तो कोई मुल्क इन्वेस्ट नहीं करेगा। इवन चाइना भी इंडिया के साथ बहुत बड़ी ट्रेड पॉलिसी है उसकी, रशिया भी नहीं करेगा, अफगानिस्तान भी नहीं करेगा, ईरान भी नहीं करेगा, अमेरिका भी इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान पे इन्वेस्ट नहीं करेगा, यूरोपीय यूनियन भी नहीं करेगा। तो कोई दुनिया में एक मुल्क है जो इंडिया और पाकिस्तान की जंग में पाकिस्तान को पैसा दे रहा हो, हथियार दे रहा हो कि आप लड़ें इंडिया के साथ? तो आज हमारी फॉरेन पॉलिसी के नतीजे में कोई मुल्क हमारे साथ खड़ा नहीं है, हमने अपने दोस्त पैदा नहीं किए। और अगर आप इंडिपेंडेंटली देखें कि भारत आज कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, तो ये देख लें आप पाकिस्तान की मईशत कितनी कमज़ोर है। इसमें कौमी खजाने की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान अभी तक 15 अरब डॉलर तक नहीं पहुंच सका। जो पाकिस्तान का कौमी खजाना है 15 अरब डॉलर तक पाकिस्तान नहीं पहुंच सका, टोटल रिजर्व्स की मैं बात कर रहा हूं, जबकि भारत के 700 अरब डॉलर से जायद के रिजर्व हैं। एक तरफ 15 अरब डॉलर भी नहीं है, दूसरी तरफ 700 अरब डॉलर से जायद की रिपोर्ट हो रहे हैं। फिर पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो 338 अरब डॉलर है, भारत की जीडीपी जो है वो 3550 अरब डॉलर से ज्यादा की है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो 30 अरब डॉलर्स की है और बमुश्किल है, जबकि भारत की एक्सपोर्ट जो है वो 800 अरब डॉलर से जायद की है। ये भारत की पॉलिसीज का तसलसल है। वहाँ मार्शल लॉ नहीं लगा, उन्होंने सियासतदानों को काम करने दिया, लोगों को कारोबार करने दिया, वहाँ पे लोगों को मुकाबले के अंदर आने दिया, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन वहाँ पे बने। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी चलती रही, हम आपस में ही लड़ते रहे और उसका नतीजा ये निकला कि भारत
मुआशी मैदान में हमसे बहुत आगे निकल गया, हम बहुत पीछे रह गए। अब हम लड़ने की कैपेसिटी में आपको पैसा चाहिए होता है ना, या फिर आपको चाहिए होती है ऐसी पब्लिक जो पूरी ताकत से आपके पीछे खड़ी हो जाए। तो जरा ये भी देख लें आप, एक जज्बा होता है जो लड़ाता है, लोग साथ खड़े हो जाते हैं अपनी फौज के, जैसे 1965 में हुआ। 1971 में लोग साथ नहीं खड़े थे, उसका नतीजा आपने देखा, पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया। 1965 में लोग साथ खड़े थे, उसका नतीजा आपने देखा कि पाकिस्तान जो है वो कमजोर मुल्क होने के बावजूद उस जंग के अंदर भारत को पाकिस्तान ने बहुत टफ टाइम दिया। तो अब आप ये देखें ना, वो जज्बा किधर जाएगा। अवाम और इदारों के बीच में एक खलीज पैदा हो चुकी है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि फौज और अवाम में एक खलीज और नफरत पैदा हो रही है, नहीं होना चाहिए, नुकसानदेह। और उससे बचने का इमरान खान साहब ने तरीका भी अपने लेटर में बताया, मैं आगे जाकर उस पर बात करता हूं। फिर जो पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी हालात है वो भी अच्छे नहीं है, दहशतगर्दी लगातार बढ़ती जा रही है, अंदर से पाकिस्तान कमजोर हो रहा है, और अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान के अंदर जो है। इन सारी चीजों को आप इकट्ठा करें तो क्या एक फौज, एक इस तरह की फौज और इस तरह का मुल्क, एक बड़े मुल्क और एक तगड़ी फौज का मुकाबला कर सकता है? इन हालात में तो अगर आप जमीनी हकायक को देखें तो फिर तो नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद शामिल हो तो फिर हम बड़े से बड़े दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं, लेकिन हमारे अपने करतूत और हमारे अपने अमाल जिस तरह के हैं उनकी मौजूदगी में मैं कुछ कह नहीं सकता। और कश्मीर की बात तो हम तब करें जब पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सूरत हाल ठीक हो। पाकिस्तान में इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, पाकिस्तान के अंदर लोगों के साथ जुल्म, जबर और फस्तायत हो रही है, और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी परेशान है, तो इनको हकूक नहीं मिल रहे, तो ये दूसरों के हकूक के लिए क्या आवाज़ उठाएंगे? इमरान खान साहब ने आज अपने लेटर के बारे में कंफर्म किया, कल के दिन में जो उन्होंने एक लेटर लिखा था इमरान खान साहब ने परसों, कल रात को जो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट बाहर आया उसमें इमरान खान साहब ने कंफर्म किया उनका अपना जो ट्विटर अकाउंट है वो क्या कह रहा है। जरा पहले वो सुन ले, फिर मैं बताता हूँ लेटर ने क्या भूचाल पाकिस्तान में मचा दिया। ये लेटर जो है ना, ये अब लेटर होनी है हर तरफ, उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने कल अपने खत के जरिए पाकिस्तान में फौज और अवाम के दरमियान बढ़ती हुई खलीज की वजूहात की निशानदेही की थी। इस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है कि आर्मी चीफ के नाम लिखे गए मेरे खत के निकात को जहन में रखकर इदारों की पॉलिसियों पर नज़रसानी की जाए, वरना ये रोज़ बरोज़ बढ़ती खलीज पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ है। फौज में और अवाम में दूरियाँ हो रही हैं। एजेंसियों का काम सियासत में मुदाखलत नहीं है। इदारे अगर सियासी इंतकाम के बजाय अपने फ़राइज़ की अदायगी पर तवज्जो दें तो अवाम में उनका वक़ार खुद ब खुद बढ़ेगा। कल भी मैंने अपने ख़त में नादीदा क़ुव्वतों की जानिब से अदालती अहकामात को हवा में उड़ाकर बुशरा बेगम की मुझसे मुलाकात रुकवाने से आगाह किया था। आज एक मरतबा फिर अदालत के अहकामात और सुपरिटेंडेंट के बयान के बावजूद मेरी एहलिया की मुलाकात मुझसे नहीं होने दी गई, जिसके पीछे उन्हीं का हाथ है जो कानून को जूते की नोक पर रखते हैं और ख़ुद को आईन से बालातर समझते हैं। बुशरा बेगम एक घरेलू खातून है, इनको सिर्फ़ और सिर्फ मुझ पर दबाव डालने के लिए निशाना बनाया जा रहा है। इनको पहले भी 10 महीने बेगुनाह जेल में रखा गया, अभी भी वो कैद तन्हाई में है। इनकी मुझसे मुलाकात की इजाज़त ना देना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। सियासी इंतकाम की गर्ज से ख़वातीन की हुर्मत पामाल करना इस मुल्क की तारीख में एक नई रीत है, जिसका सहरा इस फस्ताई रजीम और इसके आलाकारों के सर पर है। ख़वातीन का तकद्दुस पामाल करना हमारी माशरती और इखलाकी इक़दार के मुनाफी है। हमारी ख़वातीन के घर तोड़े गए, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, इनको गिरबानों से पकड़कर घसीटा गया, एक ऐसे मुआशरे में जहां ख़वातीन पहले ही सियासत में हिस्सा लेने से घबराती हैं। ये सब करके इनके हौसले पस्त करना इंतहाई बेशर्मी की बात है। ये जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। अब ज़रा आप आए इस बात पे कि इमरान खान साहब ने जो आर्मी चीफ को ख़त लिखा है, ये ख़त लिखकर उन्होंने सारे के सारे निज़ाम को मुसीबत डाल दी है। यानी अब कोई कहता है कि जनाब ये डील मांगी जा रही है, हालांकि आप ख़त को गौर से पढ़ें तो उस ख़त के अंदर एक चार्जशीट है। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कहा कि जनाब आपकी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी है वो जानिबदाराना है, आप सियासत के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये और ये नुकसान हो रहा है। अब इसमें इमरान खान साहब कहाँ डील मांग रहे हैं? साथ में इमरान खान साहब ने आखिर में उन्हें इस मामले का सलूशन बताया कि आप अपने आईनी किरदार के अंदर चले जाएं। इस सूरत में पाकिस्तान के अवाम और आपके बीच में जो दूरियां पैदा हो गई हैं वो दूर हो जाएंगी और इससे पाकिस्तान का भला भी होगा और बेहतरी भी हो जाएगी। फिर कोई ये कहता है कि फौज को मुतनाज़े बनाने की कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल में फौज मुतनाज़े तब बनती है जब वो मुतनाज़े काम करेगी। कोई भी फौज तब तक किसी तनाज़े में नहीं जाती जब तक कि वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी कर रही होती है। कभी भी उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता, लेकिन जब कोई अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी से हटके कोई और काम करता है तो फिर वो तनाज़ा बन जाता है। डिक्टेटर्स के अदवार के अंदर फौज बहुत मुतनाज़े बनी। जब जब फौज ने सियासत में मुदाखलत की तब फौज मुतनाज़े बनी। और अभी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां कर रही है, मैं आपके सामने बैठा हूं, मुझे आईएसआई ने उठाया था, मेरे लिए वो मुतनाज़े है। आईएसआई की क्या, यानी उनको क्यों इख्तियार किया उनका कि मुझे वो उठाएं और गायब कर दें? मैं कोई मुल्क दुश्मन हूं या मैंने कोई पाकिस्तान के एटमी राज चुरा लिए हैं
या मैंने कोई दहशतगर्दी की है, या मैं किसी दहशतगर्द को सपोर्ट कर रहा हूं, या कोई ऐसा मैंने काम किया गलत इस मुल्क के मफाद के खिलाफ, तो ये तो मैं तो सिर्फ पॉलिसी भी तनकीद कर रहा था कि जनाब जो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी है वो गलत है और ये गलत काम ना किए जाए। मैं जबरी तौर पे जो लोग लापता किए जा रहे थे इस मामले के खिलाफ आवाज़ उठा रहा था, जिन लोगों को नंगा करके मारा जा रहा था हुकूमत खानों पे इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा था, बंद कमरों के अंदर अवाम का मैंडेट चोरी किया गया उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा था। तो जहां जहां पे जो जुल्म और बर्बरियत हो रही थी मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा था। मुझे उठाकर ISI ने गायब कर दिया, मुझे बंद कर दिया, टॉर्चर किया, मारा कुटा, बड़ा रुसवा किया मुझे और मेरे खानदान को। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने की, उनके करने का काम नहीं था। तो मैं क्योंकि इसका खुद विक्टिम हूं तो मैं ये क्लेम कर सकता हूं कि वो अपना काम नहीं कर रहे, वो काम कर रहे हैं जो उनका नहीं है, वो ये काम कर नहीं सकते, आईन उनको इस काम की इजाज़त नहीं देता। फिर जनाब सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से एक तरदीद जारी की गई और सिक्योरिटी ज़राए तरदीद करके जान छुड़वा रहे हैं कि जनाब हमें तो खत मिला ही नहीं। तो अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूं कि एक ओपन लेटर है। एक तो ये लोग जो है जो ये खबरें दे रहे हैं ना सिक्योरिटी ज़राए से ले लेके, ये फ़ोन करते हैं अपने अपने वाकफ ऑफिसर को, उसे कहते हैं सर की बढ़िया। अब वो बेचारे आगे से कहते हैं यार हमें नहीं मिला कोई खत, यार हमें इसमें तवज्जो भी नहीं देनी। वो अपनी जान छुड़ाते हैं, वो खत से भी जान छुड़ा रहे हैं और जो टाउट्स उनसे राब्ते कर रहे हैं उनसे भी जान छुड़ा रहे हैं। तो टाउट्स जो है ना वो खबरें लिख लिख के दे रहे हैं कि जनाब उनको मिला ही नहीं, उनकी तवज्जो ही नहीं है, वो देखना ही नहीं चाहते, उनको मौसूल ही नहीं हुआ। तो ये ऐसा नहीं है कि इमरान खान ने किसी डाकिए के हाथ में खत दिया था कि जाके याद दे नाल ना आसिम मुनीर साहब दे हथ पड़ा के आई। ये ऐसे वाला खत नहीं है कि जाकर उसने आसिम मुनीर साहब के हाथ में पकड़ा के तो रिसीविंग लेके वापस इमरान खान साहब को जमा करवानी है। ये वो वाला खत नहीं है, इट्स एन ओपन लेटर। ये खुला खत है जो पूरी कौम ने पढ़ लिया है, और अगर जिसके नाम पे ये लिखा है उसने नहीं पढ़ा और बाकी पूरी कौम ने पढ़ लिया है तो भाई ये तो बहुत ही अजीब बात है। और ये तो कैपेसिटी के ऊपर आप यानी ये तो सलाहियत के ऊपर आप सवाल उठा सकते हैं कि एक साबिक वज़ीर आज़म एक मौजूदा आर्मी चीफ को एक ओपन लेटर लिखता है, पूरा पाकिस्तान पढ़ लेता है, पाकिस्तान से बाहर चला जाता है, अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेशन भी आ गया है, पूरी दुनिया उसको पढ़ रही है, रिपोर्ट कर रही है, लेकिन वो इदारा जिसके सरबराह को लिखा गया वो कह रहे जी हमारे पास पहुंचा ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं। किस दुनिया में रहते हैं? ये नहीं हो सकता। ये खत पहुंचा भी है, पढ़ा भी गया है। कुछ साफी जो है वो इसको कुछ रंग दे रहे हैं, कोई किसको कुछ रंग दे रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग जो एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसी को बदलने और फौज को सियासत से पाक करने की बजाय उनका एजेंडा कुछ और था, ऐसे भी लोग हैं ना। यानी इमरान खान का एजेंडा क्या है फौज को लेकर? इमरान खान ने हमेशा कहा कि मेरी फौज है, मेरा मुल्क है। वो ऑनरशिप लेते हैं फौज की। इमरान खान ये कहते हैं फौज कमजोर होती है जब वो दीगर मामलात के अंदर आती है, उसको नहीं आना चाहिए। जब एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेंगे तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर नाराज हो जाएंगे, जब कुछ लोगों के साथ जुल्म करेंगे तो वो लोग नाराज हो जाएंगे। लिहाजा इमरान खान साहब कहते हैं कि आप अपने रोल के अंदर रहें। हालांकि माजी में इमरान खान साहब ने बाद औक़ात इनके रोल को जस्टिफाई किया, सारे सियासतदानों ने किया, लेकिन अपनी गलतियों से इंसान सीखता है ना। नवाज शरीफ ने अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखा, जरदारी साहब ने अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखा, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत सारी उन्होंने कभी नहीं सीखा अपनी गलतियों से, MQM ने भी नहीं सीखा। इमरान खान वो आदमी है जो अब तक साबित कर रहे हैं कि अगर उनसे गलती हुई है तो उन्होंने उससे सीखा है और अब वो चाहते हैं कि ये गलती दोबारा कोई ना करे और पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का सियासत के अंदर से रोल खत्म किया जाए। इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में से किरदार खत्म करना चाहते हैं, यही पाकिस्तान को करना चाहिए। लेकिन ये जो इस वक्त एक तनाज़ा बना हुआ है, इसको इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान की फौज को और पाकिस्तान की आवाम को आमने सामने लाकर लड़ाना चाहते हैं। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो 2023 के इमरान खान साहब के बयानात याद करें आप, 2022 और 2023 के। क्या वो ये नहीं कहते थे पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को पाकिस्तान की फौज से लड़ाने की साजिश हो रही है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को पाकिस्तान की फौज से लड़ाने की साजिश हो रही है। 3 दफा बोलूंगा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को पाकिस्तान की फौज से लड़ाने की साजिश हो रही है। ये जुमला इमरान खान साहब बोलते थे, बार बार बोलते थे, बार बार रिपोर्ट होता था। वो ये क्यों कहते थे? क्या आज ये साजिश नहीं हो रही? बहुत सारे लोग जो है इमरान खान साहब के खत को लेकर उनकी हवाइयां उड़ी हुई हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान है और उन्होंने कुछ और सोचा हुआ था। वो शदीद इस्तराब में है कि ये खान साहब ने क्या कर दिया। तो भाई इमरान खान यही है, यही इमरान खान है। 1.5 साल में बहुत सारे लोगों ने अवाम को गुमराह किया है। यानी बीच में तकरीबन कोई 8-10 माह मैं गायब रहा हूं और बहुत सारे हमारे लोग हैं वो बेचारे बात कर नहीं पा रहे थे, तो नए बहुत सारे जो हैं वो बंदे आ गए और ये एजेंडा के तहत आ गए। सहाफत से इनका ताल्लुक कोई नहीं था, सहाफ़ी ये कभी एक दिन की इन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की हुई, फील्ड का इनको पता नहीं है, काम करने का इनको आइडिया नहीं है, झूठ चुताली इन्होंने इमरान खान के जिम्मे वो खबरें दे दी जो कभी उसने कही भी नहीं। इमरान खान को जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि इमरान खान वो आखिरी आदमी होगा जो पाकिस्तान को तोड़ने की बात करेगा, जो पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान की आवाम को लड़ा के खून खराबे की बात करेगा।
इमरान खान तो 25 मई को पाकिस्तानियों को लेकर वापस चला गया था 2022 में, सिर्फ खून खराबे के डर से। मैं उस कंटेनर में मौजूद था, मैंने खान साहब से सवाल किया था, मैंने कहा खान साहब ये सारे लोग आपके पीछे यहां तक पहुंचे हैं बड़ी मार खा के, अब अगर आप डी चौक से वापस जा रहे हैं तो इन लोगों की नाराजगी हो जाएगी। खान साहब ने कहा लोग नाराज होते हैं, कोई बात नहीं, मैं लोगों की जानों से नहीं खेल सकता, यहां खून हो जाएगा, ये लफ्ज था उनका, खून खराबा नहीं कहा, यहां खून हो जाएगा इमरान, और मैं नहीं चाहता कि लोगों का खून बहे या दूसरी तरफ मेरे किसी सिक्योरिटी ऑफिसर का खून बहे, वहां पे नौजवान भी मेरे। तो ये इमरान खान साहब के अल्फाज से इमरान खान साहब वहां से वापस गए थे। इमरान खान वो आखिरी आदमी होगा जो इदारों को या फौज को अवाम के साथ लड़वाना चाहेगा। हाँ, लेकिन यहां बेशुमार ऐसे बंदे जो इमरान खान का नाम लेते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इमरान खान का नाम लेकर इंस्टिगेट करते हैं अवाम को, और उन्होंने पूरी पूरी ट्रांसमिशनें की हैं, इंदा कार साड़ दो, उधर चले जाओ, इधर चले जाओ। मैं अली जई साहब को सुन रहा था, उन्होंने बड़ी चीजें निकाल के सुनाई है, मैं हैरान हो रहा था। बहरहाल ये लोग बेचारे कोशिश कर रहे हैं कि फौज में अवाम में लड़ाई हो जाए, लेकिन इमरान खान साहब वही है जो जेल में गया था। जेल इमरान खान साहब को तोड़ नहीं सकती, उसको बदल नहीं सकती, वो लीडर है, वो लीडर की तरह सोचता है। देखें, वो इस मुल्क को ओन करता है, इस मुल्क का मालिक है। इस मुल्क के अंदर क्या क्या है, फौज है, पुलिस है, ब्यूरोक्रेसी है, पार्लियामेंट है, अदलिया है, मीडिया है, और बहुत सारे इदारे हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो उसकी ओनरशिप लेता है ना, वो ये कहता है मेरा घर है, मेरा मुल्क, तो मैं इसकी एक एक चीज की हिफाजत करूंगा। तो क्या वो अपने घर की चीजें तोड़ना शुरू कर देगा? वो ऐसा नहीं करेगा, वो बचाने की कोशिश करेगा। और ये लेटर जो है वो बचाने की ही एक कोशिश है। जो लोग समझते हैं ना सियासत को, या जिनको आइडिया है, वो इसको एक क्लासिक चीज समझ रहे हैं इमरान खान साहब के लेटर को। वो इसको तो निसाब का हिस्सा बनाना चाहिए, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस लेटर के ऊपर बड़ी डिस्कशन हुआ करेगी, और ये तारीख का एक हिस्सा बनेगा लेटर। आज जो लोग इसको नहीं पढ़ना चाह रहे वो इससे भाग रहे हैं। मैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूं। इमरान खान साहब ने बिल्ली के गले में घंटी बांध दी। आप एक तरह से इसकी मिसाल ये ले लें, इमरान खान साहब ने एग्जैक्ट निशानदेही कर दी, पिन पॉइंट कर दिया, जो बातें बहुत सारे लोग नहीं कर पाते थे उन्होंने साफ बात कर दी। ये खत हिकमत वाला है, दलेरी वाला है, हौसले वाला है, और ये सोल्यूशन दे रहा है। और अगर ये अभी भी नहीं जागते तो इसका मतलब ये चीजों को जानबूझ के उस तरफ ले जाएंगे जहां से वापसी जो है वो मुमकिन नहीं रहती, खुदा न खास्ता। अब जनाब आ जाए, अपोजिशन जमातों ने एक मुतालबा किया है, बल्कि 4 उनके मुतालबात सामने आए हैं। जो ग्रैंड अपोजिशन बैठी, उन्होंने आपस में बातचीत की, और उसके बाद उन्होंने एक एलामिया जारी किया, और वो जो अनाउंसमेंट है वो शाहिद खाकान अब्बासी जो साबिक वज़ीर आज़म है उन्होंने की। तो 4 मुतालबात हैं, इसमें फजलुर रहमान साहब भी हैं, खाकान अब्बासी साहब भी हैं, PTI भी है, इसके अंदर अचकज़ई साहब भी हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता बाकी भी सब लोग शामिल हो जाएंगे, जमात इस्लामी वगैरह सारी जमातें आएंगी इसमें। तो अपोजिशन की तमाम जमातों के मुश्तरका मुतालबात क्या हैं? नंबर 1, नए इंतखाबात का फिल फॉर ऐलान किया जाए और शहबाज शरीफ इस्तीफा दे, पहला मुतालबा। दूसरा, तमाम सियासी कैदियों को फौरी रिहा किया जाए, ये तमाम मतलब तमाम, सबको रिहा किया जाए। नंबर 3 मुतालबा, पीका एक्ट फौरन वापस लिया जाए। चौथा मुतालबा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी तौर पर ओहदा छोड़ दे और नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए, इसने इलेक्शन का बेड़ा गर्क कर दिया। सबने इस बात पे कंसेंसस किया कि 2024 का जो इलेक्शन है 8 फरवरी का, वो इंतहाई मुतनाज़ इलेक्शन है, ये हुकूमत भी जाली है, लिहाजा नया इलेक्शन करवाया जाए। इस हुकूमत ने जो 2 नंबरियां की हैं, चाहे पीका ऑर्डिनेंस में की है, चाहे ये जो है सियासी कैदियों को रखा हुआ है, या 26वीं आईनी तरमीम है, ये चीज़ें अब वापस होनी होगी, इनके ऊपर बातचीत शुरू हो चुकी है। नादरीन, शहबाज शरीफ साहब ने एक और अजीबोगरीब बात दोबारा से कर दी है। आप उनकी तरजीहात देखें। एक तो वो पहले पंजाब के अंदर तनख्वाहें बढ़ाई हैं, और वहाँ पे 1000% तनख्वाहें बढ़ाई हैं पंजाब के अंदर अरकान असम्बली की, मरियम नवाज ने। और फिर वफाक के अंदर इन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई हैं, 300% तनख्वाहें बढ़ाई हैं अपने अरकान असम्बली की। और अब जो है वफाक के अंदर वुज़रा की तनख्वाहें बढ़ाने की भी प्लानिंग कर ली गई है। जो वफाकी वुज़रा है उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी, और किस तरह बढ़ाई जाएंगी ये भी आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा। और साथ ही साथ एक चीज़ और है कि इनकी तरजीहात का आप अंदाज़ा करें। एक तरफ ये अवाम के ऊपर कोई पैसा खर्च करने को तैयार नहीं है, लेकिन अपने ऊपर पैसे पे पैसा खर्च कर रहे हैं। और अब अवाम के पैसों से कुछ स्कीमें शुरू की जाएंगी कि हलकों में MNAs को फंड्स दिए जाएंगे, और ये फंड डबल करके दिए जाएंगे। यानी आप अंदाज़ा करें कि अपने MNAs को, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए उनको नवाजने का सिलसिला इनका अब भी जारी है। शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ा अजीबोगरीब स्टेटमेंट दिया है। मैं ज़रा फैक्ट इसके दुरुस्त कर दूं, यही बात DGI-SPR ने कही थी, ये गलत बात है। उन्होंने कहा पिछली हुकूमत दहशतगर्दों को पाकिस्तान वापस लाई और इन्हें अमन का पैगंबर कहा गया। शहबाज शरीफ साहब, ये आइडिया जनरल बाजवा ने दिया था, और वो चाह रहे थे कि वापस आ जाए वहाँ से TTP के लोग अफगानिस्तान से। तो इमरान खान साहब ने कहा था कमेटी बनेगी और इसके ऊपर बैठ के बात करेंगे। फिर इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो गई। इमरान खान साहब ने या उनकी हुकूमत ने कोई इजाज़त ऐसी नहीं दी।
फिर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में इसकी अप्रूवल दी गई और बाकायदा आपके वुज़रा ने इसके ऊपर स्टेटमेंट्स दिए और उसके बाद टीटीपी को पाकिस्तान में लाया गया। मुराद सईद ने और कुछ और सियासतदानों ने इसकी बदतरीन मुखालफत की, इसके ऊपर एहतजाज किया और दबाव डालने के बाद जो लोग पहले आए थे उनको वापस भिजवाया गया। लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक आप तसलसल के साथ जो है वो अब आप खवारिज कहें या टीटीपी कहें या दहशतगर्द कहें, ये आप लोग ही अफगानिस्तान में लाते रहे हैं। अफगानिस्तान से एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी थी, आपने अमल दरामद करवाया। इस फैक्ट को खराब ना करें। DGI-SPR ने किया था तो हकायक सामने आ गए थे। अब शहबाज शरीफ भी ये गंद उछाल रहे हैं तो दहशतगर्दों को पाकिस्तान में लाने का सहरा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का है, प्लान उन्होंने किया था। एग्जीक्यूट शहबाज शरीफ साहब के उस दौरे हुकूमत में हुआ जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी गई थी। ये है फैक्ट चेक और इसको जो है वो दुरुस्त रखा जाए। एक चीज फिर बताऊंगा चाहते हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी वही बात की है। महंगाई कम नहीं हो रही, महंगाई कम होती है ना तो ऐसे 10 रुपए वाली चीज 9 रुपए की, 8 रुपए की, 7 रुपए की, 6 रुपए की, ऐसे ये नहीं हो रहा। पहले महंगाई ऐसे बढ़ रही थी, मिसाल के तौर पे 10 रुपए की चीज जो है 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, अब बढ़ रही है 42 रुपए, 44 रुपए, 45 रुपए, 47। कीमत बढ़ रही है मेरे भाई, ये सब लोग समझ लें। महंगाई बढ़ रही है, सिर्फ उसके बढ़ने की रफ्तार में कमी हुई है। अब इसको कई टाउट्स ऐसे कहते हैं कि महंगाई कम हो रही है, कम नहीं हो रही। महंगाई नहीं कम हुई, महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हुई है, क्योंकि पहले इतनी तेजी से रफ्तार से बढ़ी है कि वो उस पीक पे पहुंच गई जिसके बाद उतनी तेजी से बढ़ना मुमकिन नहीं है। तो जरा अब स्लो बढ़ रही है, उसकी रफ्तार कम है। यानी पहले अगर वो 10, 20, 30, 40 जा रही थी तो अब वो 42, 44, 45, 46, 47 ऐसे जा रही है, जा ऊपर ही रही है। महंगाई की शरह बढ़ रही है, महंगाई ऊपर की तरफ जा रही है, कम नहीं हो रही। इस फैक्ट को अपने ज़हन में रखिएगा। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।